आप लोग को आर्टिकल वगैरह याद हुए, किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की? ये BA-LLB की फीस कितनी है? आर्टिकल 14 बताइए। रैंक 1 है। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। हम लोग आ चुके हैं चाणक्य हॉस्टल BA-LLB के स्टूडेंट से मिलने। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, CUET 2025 के टॉपर्स रहे हैं, जिनका हॉस्टल में रैंक 1 है। और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कैसी इनकी जर्नी रही ओवरऑल। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्सव अरविंद है। कितना था आपका CUET स्कोर? 403 400। कौन सी कैटेगरी में? जनरल। जनरल। आपका CUET स्कोर कितना रहा? मेरा 375। क्या नाम है आपका? ऋषभ चैतन्य। कौन सी कैटेगरी है? मेरी कैटेगरी होगी जनरल। अच्छा, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि तैयारी मैं स्टिल स्टडिंग करता था हम्म और यूट्यूब से कुछ रिसोर्सेज वगैरह देख लिए हैं या कुछ बुक्स वगैरह, तो मेरी पूरी तैयारी वैसे सेल्फ स्टडी से ही हुई है। अच्छा, आप बताइए। मैंने अपनी तैयारी यूट्यूब के कुछ वीडियो के माध्यम से की थी और ख़ासकर जो कुछ 3 साल में PYQ क्वेश्चंस आए थे मैंने उनको देखा था। और उससे पहले एक मैंने मैथ्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम की किताब, उससे थोड़ा बहुत प्रश्न का मतलब उत्तर हल करने का प्रयास किया था। अच्छा, लॉ के लिए BHU को ही क्यों चूज किया और कैसे ये अलग है दूसरी यूनिवर्सिटी से? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे परिवार के मेरे चाचा और मेरे दादाजी दोनों ने यहीं से शिक्षा ग्रहण किया था लॉ की। उसके बाद सिंस मुझे कॉर्पोरेट में उतना इंटरेस्ट नहीं था और मेरा जो इंक्लिनेशन है वो जुडिशरी की तरफ ज़्यादा है और ख़ासकर ये सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा है। तो इसके लिए मैंने देखा कि भारतवर्ष में वैल्यू फॉर मनी के माध्यम से देखा जाए तो BHU का स्थान मैं सर्वोत्तम समझता हूँ, इसलिए मैंने BHU को ही चुना। और दूसरी बात, यहाँ की जो स्पिरिचुअल इसेंस है, आध्यात्मिकता जो यहाँ के इस क्षेत्र में फैली गई है, और काशी का ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में भी, काशी कई परत दर परत काशी का निर्माण हुआ है। तो उस बिंदु से भी काशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं समृद्ध स्थान है। चलिए, आप बताइए, आपने BHU को क्यों चूज किया? हाँ, तो मैं क्लैट दिया था 2025 में दिसंबर में। तो उसमें मुझे मिल रहा था CNLU, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो पटना में है। तो वो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि और एक तो मेरे पापा भी यहाँ से पढ़ चुके हैं, 2004 पास आउट है, फैकल्टी ऑफ लॉ से ही। तो वो भी एक कारण था। और मुझे उतनी कुछ सिटी लाइफ उतनी अच्छी नहीं लगती, और BHU कैंपस भी बहुत बड़ा है और यहाँ आने पे भी अच्छा लगा, तो इसीलिए। ये BA-LLB की फीस कितनी है यहाँ पे पर सेमेस्टर? BLB फीस पर सेमेस्टर इट्स लाइक 36,000। 36,000 स्पेशल कोर्स में आता है। हाँ, ये एक स्पेशल कोर्स है। काउंसलिंग के टाइम पे आपको कितनी फीस सबमिट करनी पड़ी थी लगभग? 500 फीस करने के लिए? 500। अच्छा, 500 में हो गया हाँ। था। अच्छा, हॉस्टल की फीस कितनी है? हॉस्टल की फ़ी कितनी दिए थे? 10,000 अप्रॉक्स पर ईयर। 10,000। 10,000 अप्रॉक्स पर ईयर। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है अगर आपको BA-LLB में एडमिशन लेना है? देखिए, इस वर्ष से पूर्व अगर आप देखेंगे तो उस वक्त 3 परीक्षाएं आपको देनी होती थी। पहली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके अलावा आपको एक डोमेन देना होता था, और एक लीगल स्टडीज़ करके एक एग्ज़ाम होता था, उसको देना होता था। पर पिछले साल जो UGC ने क्या किया कि इसके लिए 2 ही केवल पेपर रखे, कि 2 ही पेपर में आप अगर एक निर्धारित अंक ला के आप यहाँ जगह प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके 2 जो परीक्षा होती थी वो एक गैट की हुई और एक इंग्लिश या फिर हिंदी। मतलब तो कोई भी आप लैंग्वेज एक चुन सकते हैं, और एक गैट का आपको देना होगा। तो उसके अनुसार यहाँ पे चयन हुआ पिछले वर्ष। तो इस 2 परीक्षाओं में अगर आप अच्छा कर लेते हैं, अच्छा अंक प्राप्त कर लेते हैं, तो आपका यहाँ चयन आराम से हो सकता है। जी, 500 मार्क्स का ये टोटल बनता है। 250 का आपका जनरल टेस्ट और 250 का आपका लैंग्वेज का। 500 में से 402 इनके हैं और 378 आपके हैं, है ना? काफ़ी अच्छा स्कोर इन्होंने किया है। अगर कोई 12वीं का छात्र एडमिशन लेना चाहता है लॉ में, तो वो कैसे 12वीं के बोर्ड्स को मैनेज करे और कैसे CUET? जी, 12वीं का छात्र अगर वो गणित से है या फिर गणित बैकग्राउंड का है, तो उसको उतनी समस्याएं का सामना नहीं करना हो, सिंस क्योंकि वो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हैंडल कर रहा है। तो यहाँ बस उसको अपने केवल थोड़े स्पीड पे काम करना है। वो थोड़े स्पीड पे काम कर लेगा और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख लेगा कि PYQs में कैसे कैसे किस पार्ट पे फोकस हो रहा है, एनालिटिकल का कितना पार्ट आ रहा है, इसमें स्ट्रैटेजी का कितना पार्ट आ रहा है। अगर विशेषकर हम देखें कि 12वीं के छात्र साथ साथ किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में ऑलरेडी संलिप्त रहते हैं, या फिर NDA का हो सकता है। जैसे कि मैंने खुद NDA का परीक्षा दिया है, तो वो NDA की तैयारी में ये सब पार्ट कवर हो जाता है। कुछ लोग JEE में उनकी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, कुछ लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं। तो इस संदर्भ में वो लोग काफ़ी ऐसे प्रश्न को देखते हैं, तो उनको बस कंसंट्रेट होके उन प्रश्नों को एक बार दोहरा लेना है कि मतलब ये कैसे प्रश्न है, और प्रैक्टिस कर लेना है। इससे उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जी, आप बताइए कि जो 12वीं के छात्र, जैसे आपका 402 स्कोर है और काफ़ी हॉस्टल में रैंक 1 भी है, तो किस तरह से इस स्कोर को आपने पाया?
कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। जैसे अगर आप स्कूल स्कूल रोज़ जाते हैं, तो अगर आप 2 घंटे 1.5 घंटे भी रोज़ दिन देंगे, फिर संडे को अगर 4-5 घंटे पढ़ लेते हैं, और फिर जैसे बोर्ड्स होता है ना फरवरी मार्च के टाइम पे, और सीयूटी एग्ज़ाम होता है मई के टाइम पे, उसमें भी आपको 1-1.5 महीना मिल ही जाता है। उसमें आप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उसमें आप वही 10-12 घंटे पढ़ के एक अच्छा स्कोर आप ला सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को लीगल टर्मिनोलॉजी समझने में क्या दिक्कत होती है? नहीं, क्योंकि मीडियम ऑफ टीचिंग तो यहाँ हिंदी ही है, तो उतनी कुछ दिक्कत नहीं आती है, और आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, जैसे लॉ एक सब्जेक्ट, कई लोग कहते हैं मतलब रटने वाला सब्जेक्ट है, इतनी सारी धाराएं, इतने सारे सेक्शन याद करने पड़ते हैं, क्या सच है ये? कुछ हद तक सच है, लेकिन बिना समझे आप रट भी नहीं पाएंगे। तो रटना, कुछ चीज़ें तो आपको जैसे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो आपको रटना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी कंसेप्ट ही नहीं है तो फिर आप रट के भी क्या करेंगे। पढ़ाई के अलावा आप लोग कौन सी और एक्टिविटीज़ करते हैं? और मेनली जो लॉ स्टूडेंट होते हैं, बहुत लोग कहते हैं बहुत सीरियस होते हैं, बस पढ़ाई में स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो क्या ये सच है? नहीं, लॉ स्टूडेंट तो ये तो गलत धारणा है कि बहुत सीरियस रहते हैं, और हम लोग फर्स्ट ईयर में ही हैं, तो उतनी कुछ बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है, और हॉस्टल में तो और भी कम सीरियसनेस होती है बच्चों और में। कौन सी एक्टिविटीज़ आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज्वाइन? और यहाँ काफ़ी स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, मूड कोर्ट्स वगैरह हो गए हैं, डिबेट्स वगैरह हो गए हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, या फिर अभी जैसे आपको ये चल रहा है स्पंदन होगा, फिर और भी उज्ज्वल अभी हुआ हाँ, था। उज्ज्वल अभी हुआ था। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती है, उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आप बताइए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि आपको, अब सिंस आप लॉ के विधि के छात्र हैं, मतलब अगर इंग्लिश में कहें तो आप लॉ के छात्र हैं, तो पहली बात तो फैकल्टी यहाँ की बहुत कुछ ऑर्गेनाइज कराती है। जैसे कि आपको अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके लिए इस बार फैकल्टी ने अलग से नोवाइस मूड कोर्ट रखा था, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर के एलएलबी और बीएलएलबी के छात्र हैं उन दोनों के लिए रखा गया था। तो उसके अलावा आप जैसे कि अभी जस्ट 6-7 दिन बाद डिसेंसियो कॉम्पिटिशन एक होने वाला है, जिसके अंतर्गत जो निर्णय न्यायाधीशों ने दिया है, ऐसे कौन से बिंदु थे जिनको उन्होंने नकार दिया या फिर उस पर पूर्ण रूप से उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे बिंदुओं को लेकर अपने बयानों को हम मतलब एक उनका एक सेलिब्रेशन टाइप का होता है, मतलब उसकी नकल करते हैं हम, जैसा ओरिजिनल कोर्ट्स में जैसा होता है उसकी नकल करके हम उसी में अपने बयानों को हम उनके सामने रखते हैं, और इस पर फिर वो अपनी बिंदुओं को हमको उस आधारित पे हमको वो अंक देते हैं। ये एक डिसेंसियो हो गया। उसके अलावा एक होता है ट्रायल एडवोकेसी, जिसमें हम जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनको हम सेम उसी पर्सपेक्टिव से उनको हम अपने जजेस के सामने रखते हैं। उसके अलावा ही बहुत कुछ होता है लॉ फैकल्टी में। पोस्टर मेकिंग होता है यहाँ पे, एनसीसी और एनएसएस दोनों की, मैं खुद एनसीसी का 7 वर्ष तक छात्र रहा हूँ, और तो यहाँ पे आप एनसीसी कर सकते हैं, जो कि एक आपका डिसिप्लिन का एंगल, अगर आपको आगे चल के कॉर्पोरेट में ज्वाइन करना है या फिर आपको जुडिशरी या फिर लिटिगेशन ही करनी है, तो आपको इंटरव्यू फेस करने समय में आपका जो एनसीसी का एलिमेंट है वो ये दर्शाने में महत्वपूर्ण होगा कि आप कितने अनुशासित रहे, अपने देश के लिए भी योगदान दिया है। उसके अलावा अगर आप एनएसएस में हैं तो आप कई सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, श्रमदान करते हैं, स्वच्छता का आप संदेश दे रहे हैं समाज में। उसके अलावा यहाँ पे लीगल एड की सुविधाएं हैं, इसमें जुड़ के आप जो ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब है, जो मतलब कि जिनके पास इतनी धन संपत्ति नहीं है जो कोर्ट में जाके वो हेल्प ले सके कोर्ट से और एक एडवोकेट हायर कर सके, उनके लिए यहाँ पे जो अच्छे छात्र होते हैं उनको उनमें रखा जाता है। हमारे मित्र उत्सव भी उसके उसमें है, सम्मिलित होते हैं उसमें, और आवश्यकता पड़ने पर सलाह देते हैं जो गरीब जन या फिर जो इसके लिए खुद से सक्षम नहीं है उनके लिए। उसके अलावा प्रो बोनो क्लब भी है हमारे फैकल्टी में, और समय समय पर अलग अलग सेमिनार किया जाता है। अभी कल ही एक सेमिनार हुआ था जिसमें कॉर्पोरेट लॉ पर एक मतलब कॉपीराइट ट्रेडमार्क पे कुछ उन्होंने अपने वक्तव्य दिए थे कि कॉपीराइट लॉ और ट्रेडमार्क लॉ मतलब कैसे महत्वपूर्ण है आज की सोसाइटी में। अगर जिन लॉयर्स को आईपीआर में जिनको स्पेशलाइजेशन करना है या फिर उनमें उनको आगे शिक्षा ग्रहण करनी है, उनके लिए किन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। और उन्होंने 2 आर्टिकल बताए थे, आर्टिकल 29 सेक्शन 29 और सेक्शन 52, जिसमें ये आपकी आजकल जो स्वरों पे भी आजकल जो पेटेंट लोग बना दे रहे हैं, या फिर किसी कलाकृति पे पेटेंट होता है वो कितने वर्षों तक वो रहता है, उसके बाद उसका मतलब उसका क्षय हो जाता है, फिर आप सामान्य दर्जे के लोग भी उसको बना के या फिर उसको बेच के अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आप लोग को आर्टिकल वगैरह याद हुए अभी?
पूछ लिया जाए कोई? जी पूछ सकते हैं। अच्छा, आर्टिकल 14 बताइए। ये राइट टू इक्वलिटी की बात करता है और इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ इक्वलिटी की बात नहीं करता, इसमें सब्सटेंटिव इक्वलिटी की बात है। अगर समाज का कोई अगर ऊंचे दर्जे का व्यक्ति है, उसने कोई बात कही तो उसकी बात की वैल्यू अगर हम रियल एक्सपेक्ट में देखें तो एक सामान्य दर्जे के एक कर्मचारी से ज़्यादा होगी, और वो अपने वक्तव्य का यूज करके हो सकता है कि सोसाइटी उसको डिस्क्रिमिनेट करा दे और उसकी यहाँ पे राइट टू लाइफ भी वहाँ पे हनन हो जाए, उसका भी हनन हो जाए। तो एक तीन, आपने जैसे कि 14 की बात की, तो यहाँ पे 3 गोल्डन आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं उनको, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। इसमें आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 19 फ्रीडम की बात करता है और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, जिसके अंतर्गत राइट टू डाई, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी भी आती हैं। ऐसे कई सारे उसके अंदर सब क्लॉजेज आप पढ़ेंगे, कमेंट्रीज पढ़ेंगे, तो उसमें आपको विस्तृत ज्ञान और आपके कुछ जुडिशियल इंसाइट्स आपको मिलेंगे उससे पढ़ने से आपको। और हर केस में, कोई सा भी केस हो, इन 3 आर्टिकल का 14, 19 और 21 का बहुत ज़्यादा योगदान है। कोई सा भी जजमेंट्स पास हो रहा हो या फिर एडवोकेट्स भी अपनी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ रही है तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इनको डीपीएसपी के साथ कभी कभी साथ लेके पढ़ा जाता है कि डीपीएसपी सिंस हम जानते हैं कि ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, बट वी समटाइम्स टेक देम। और आपको यह जानना एक बहुत महत्वपूर्ण है कि फंडामेंटल राइट सभी को पता होना चाहिए, सामान्य जनमानस को ही पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके अधिकार हैं। और सरकार आपका जब हनन करती है तो आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट में और 226 से हाई कोर्ट में आप अपनी रिट दायर कर सकते हैं। ये यूजीसी कानून सही है गलत? जी, यूसी कानून जहाँ तक इसके कुछ प्रोविजंस पे विचार होना चाहिए, जिसमें कि अगर आप, जैसे कि कहा गया था कि अगर कोई जनरल रिलेटेड, मतलब जो सोसाइटी के एक जनरल क्लास का बच्चा अगर कुछ कह रहा है तो उसकी अगर जो बेंच जारी है, अगर वो कंप्लेन झूठी हो रही हो, कंप्लेन जारी हो, कंप्लेन झूठी हो, तो इस पे कुछ हद तक एक्शन लिया जाना चाहिए था, जो कि इस प्रोविजंस में नहीं था। और जो उसके कमेटी में मेंबर्स थे वो भी ज़्यादातर उस वर्ग के नहीं थे, मतलब जनरल वर्ग के नहीं थे। तो यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी की एलिमेंट यहाँ पे फॉर्म होता है और इस पे निष्कर्ष, मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेड लगा के सरकार को रिव्यू करने के लिए कहा है, कहीं से रोका जाना ये अभी हम ना समझे, इस पे हो सकता है सरकार पुनर्विचार करें, कुछ संशोधन लेके आए, कुछ इसमें चेंज करें, ऐसा हो सकता है। जी, इसमें आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा था या नहीं? जी, उल्लंघन तो निश्चित दौर से था, पर इसको हम एक तरीके से अफर्मेटिव एक्शंस का डिफेंस यहाँ पे ले सकती है जो सरकार है, कि ये हमने जो पिछड़े मार्जिनल क्लास ऑफ सोसाइटी है उनके बढ़ावे के लिए किया है, उनके साथ जो गलत हो रहा है, अलग अलग विश्वविद्यालयों में उनको अंक कम दिए जा रहे हैं, इसका बिंदु उठाया है उन्होंने। तो ये एक तरह से एक राजनीतिक विषय है, इस पर मैं अधिक बोलना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि ये सरकार की बिंदु, सरकार के अगर कुछ ऐसा हो तो हम उनको पत्र लिख के दे सकते हैं। अगर